हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 8वीं में आज हम दूसरे पाठ बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में जानते हैं। एक बहुत बढ़िया कहानी है, कथा है। पहला पाठ हमने खत्म कर दिया था पहले, तो आज दूसरा पाठ गद्यांश के रूप में आया है, जिसका नाम पाठ का नाम है बिलस्य वाणी कदापि में बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि बिल गुफा, बिल का मतलब होता है गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये पाठ का नाम हो जाएगा कि गुफा की आवाज मैंने कभी सुनी नहीं है। अब ये पाठ का नाम ऐसे क्यों आया, इस कहानी में क्या हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अपन बात कर देते हैं कि ये पाठ जो है, ये कहानी जो अपने आई है पूरी 2 पत्तों की अपने कहानी है और फिर ये प्रश्न उत्तर है। तो ये जो कहानी जो आई है एक बहुत बढ़िया सुंदर कथा है और नीति युक्त या कोई संदेश दे ऐसी कहानी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं। पाठ की लिखा हुआ है, देखो कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कोई भी पाठ हमारे पुस्तक में आता है तो वो कोई न कोई अच्छे से ग्रंथ से होता है। तो यहाँ पर एक ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है पंचतंत्र। क्या नाम लिखा हुआ है? पंचतंत्र, जिसके लेखक या रचनाकार या कथाकार इस ग्रंथ के लिखने वाले हैं, उसका नाम है विष्णु शर्मा। क्या नाम हो जाएगा? विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र जो है ये एक सुंदर कथा कहानियों का ग्रंथ है, जो जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। पंचतंत्र में क्या है कि पशु पक्षियों की कहानियां, सब पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से, यानी कि बहुत बड़े ग्रंथ में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से अपने को कोई संदेश दिया गया या नीतियुक्त बातें बताई गई है। पंचतंत्र जो कहानियों का जो ये संग्रह है, इसमें सुंदर रीति युक्त अच्छे संदेश युक्त कहानियां दी गई हैं, जिसका मनुष्य जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये कहानी हमारे पाठ में आई है। हमारे को पंचतंत्र ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ना है, उसकी एक कहानी हमारे 8वीं में पढ़नी है, परंतु पंचतंत्र क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन को होनी चाहिए। कहते हैं कि पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने किस उद्देश्य से की थी? राजा अमर शक्ति, राजा का नाम है अमर शक्ति। अमर शक्ति नाम का जो राजा था पुराने समय में, उसके 3 मूर्ख पुत्र थे। जो राजा चिंतित हुआ कि भाई ये तीनों मूर्ख रहेंगे तो मेरा राजपाट मेरे मरने के बाद में कौन संभालेगा। बातें करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, गंदी आदतें थी, नशा पत्ता करते रहते थे। तो अमर शक्ति को चिंता हुई, तो अमर शक्ति का जो मंत्रीगण में बैठने वाला विद्वान था विष्णु शर्मा, इनको कहा गया कि आप हमारे तीनों पुत्रों को सुधारो। तो तीनों पुत्रों को सुधारने के लिए इन्होंने डायरेक्ट कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि डायरेक्ट उठाते तो हो सकता है कोई बात माने नहीं माने। तो उन तीनों पुत्रों को कुशल बनाने के लिए, राजनीति में निपुण बनाने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के माध्यम से एक पंचतंत्र कहानियों का पूरा संग्रह तैयार किया। और इसके 5 भाग है कुल। 5 भागों के अंतर्गत पहला भाग है मित्र भेद। पहला भाग का नाम है मित्र भेद। दूसरा भाग का नाम है मित्र संप्राप्ति। ये ध्यान रखने योग्य बात है आपके लिए भी। तीसरा भाग का नाम है काकोलुकियम। तीसरे भाग का नाम है काकोलुकियम। और चौथे भाग का नाम है लब्ध प्रणाय। और लास्ट 5वें भाग का नाम है अपरीक्षित
कारक, अपरीक्षित कारक। तो ये विष्णु शर्मा ने उन तीनों मूर्ख पुत्रों को कुशल बनाने के लिए 5 भागों में इस एक ग्रंथ का नाम है, जिसका नाम है पंचतंत्र। इसके लेखक का नाम विष्णु शर्मा हो जाएगा। और इसके 5 भागों का नाम मैंने आपको बताया, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध प्रणांश और अपरीक्षित कारक। इन 5 खंडों में कुल 70 कथा है, टोटल 70 कथा है इसके अंतर्गत। और कुल आपके इसमें 900 श्लोक है। इस पंचतंत्र में 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। और फिर आगे अपन बात करते हैं कि ये जो कथाएं हैं ये इतने तर्कपूर्ण और नीति युक्त हैं कि पंचतंत्र का जो अनुवाद चतुर्थ शताब्दी के आसपास, यानी कि रचना जो है इसकी 4वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है, यानी कि बहुत पुराने टाइम में। आज हम जो है 2020-21 में जी रहे हैं, तो इसकी रचना जो है 4वीं शताब्दी में हुई और आज हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में। तो आप मान सकते हैं कि कितना पुराना ग्रंथ है। और पंचतंत्र का जो अनुवाद है, पहला इसका अनुवाद जो है ईरान की 11वीं भाषा में हुआ है। ईरान की 11वीं भाषा में इसका हुआ है और लगभग सभी विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो देखो, कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, मैं थोड़ा पंचतंत्र के बारे में बताना चाह रहा था कि ये पंचतंत्र इतना महत्वपूर्ण और विशेषता और गुणों से युक्त ग्रंथ है कि आज भी इसका वर्तमान समाज में भी इसका संदर्भित है। क्योंकि पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने उन तीनों मूर्ख पुत्रों को सुधारने के लिए की थी, लेकिन इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया कहानी पशु पक्षियों के माध्यम से कही गई है, अच्छे अच्छे नीति युक्त इतने श्लोक दिए गए हैं कि आज भी जैसे कृष्ण भगवान द्वारा कही गई गीता किस प्रकार से आज भी संदर्भित है पूरे विश्व में, उसी प्रकार ये विष्णु शर्मा की पंचतंत्र आज भी लोगों के जीवन जीने के तरीके को लेकर के या उनका मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और वो अपने जीवन का बेड़ा कैसे पार उतारे, उसको लेकर के पंचतंत्र आज भी संदर्भित है। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया, इतना अच्छा ग्रंथ बन गया सुंदर ग्रंथ के। इनका लगभग सभी देश विदेशों में सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है अभी तक। और अभी भी इसके पाठ या इस ग्रंथ को अपन पढ़ते हैं। आगे भी आप कक्षा में जाओगे, संस्कृत पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, तो पंचतंत्र की विष्णु शर्मा की कथाएं जो है आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। तो ये मैंने आपको पंचतंत्र के बारे में जानकारी थोड़ी सी बताई। अब अपन बात कर देते हैं इस अपने पाठ की। ये जो पाठ है ये पंचतंत्र के, ये आपके पंचतंत्र के तीसरे जो है, पंचतंत्र के तीसरे जो है, तीसरा तंत्र काकोलुकियम, तीसरा भाग। मैंने आपको 5 भागों के नाम बताए, तो अपना ये पाठ है वो तीसरा भाग है काकोलुकियम, वहां से आया हुआ है अपना ये पाठ। अपने विष्णु शर्मा की एक कथा अपन पढ़ेंगे, काकोलुकियम से आया है। और काकोलुकियम इस पाठ का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो मेन या मुख्य जो पात्र है काक और उलुक। काक का मतलब होता है कौवा और उलुक का अर्थ होता है उल्लू। उलुक का अर्थ होता है उल्लू। इनको मुख्य पशु पक्षियों का पात्र बनाते हुए तीसरे ग्रंथ काकोलुकियम की रचना की गई है। तो इस कथा का मुख्य कारण पढ़ने का नाम ये है कि इस भाग में मुख्य पात्र काक और उल्लू को या कौवे और उल्लू को लिया गया है। तो अब हम इस पाठ की अगर बात करें, इस पाठ के अंतर्गत जो है बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता, ये पंचतंत्र के बारे में मैं थोड़ी बात बताई, विष्णु शर्मा के बारे में बात बताई कि इसकी रचना क्यों हुई, कैसे हुई। अपना पाठ जो है तीसरे खंड से आया हुआ है और बढ़िया एक अच्छी सी कहानी दी गई है जो यहाँ आपके 2 पत्तों में खत्म हो जाती है। इस कहानी की अपन बात करें अगर, कि इस कहानी के अंतर्गत क्या दिया गया है, कि मैं थोड़ी भूमिका बता देता हूँ कि इसमें एक शेर की बात बताई गई है, बाघ या शेर कह सकते हैं, जिसका नाम खरनकर होता है और वो भूखा होता है और वो उधर उधर भूख की तलाश में भटकता रहता है। और एक दिन क्या करता है कि भाई बहुत ज्यादा भूख लगती है तो कोई पशु पक्षी उसको शिकार के लिए नहीं मिलता,
तो वो जाता है गुफा के अंतर्गत और गुफा में जाकर के ये सोचता है कि यहाँ पर कोई आएगा तो मैं छिप करके बैठता हूँ और जो आएगा उसको मैं मार करके खा जाऊंगा। तो वो छिपा बैठता है और उसको अंदर जाते हुए एक शियार या गीदड़ जो है वो देख लेता है, और गीदड़ जब उसको देखता है तो वो कह रहा है कि भाई ये शेर अंदर तो गया परंतु बाहर नहीं आया है, तो मैं अगर अंदर गया, शियार सोचता है कि मैं अंदर गया तो मेरी भी मौत हो सकती है। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो शियार जो है उस गुफा को डांटते हुए कहता है कि अरे गुफा, तेरे को मैंने कितनी बार बताया कि मैं जब भी बाहर जाऊं और वापस लौटूं तो तू मेरा स्वागत कर लिया कर, और आज तू मेरा स्वागत नहीं कर रही है, और आज तू मेरा, गुफा को कहता है कि आज तू मेरा स्वागत नहीं करेगी तो मैं तेरा सम्मान नहीं करूंगा और मैं दूसरी गुफा के अंतर्गत चला जाऊंगा। इसलिए जो है तू मेरा स्वागत कर लिया कर, नहीं तो मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। ऐसा वो जानबूझ करके उस गुफा को कहता है। ऐसा वो शेर अंदर गुफा में बैठा हुआ सुनता है और वो ये सोचता है कि ये जो श्रृंगाल कह रहा है या ये जानवर कह रहा है, इस गुफा को डांट रहा है, तो हो सकता है ये गुफा का स्वामी हो, और गुफा का स्वामी हो तो ये मेरे डर के कारण से ये गुफा इसका आह्वान नहीं कर रही है, इसका सम्मान नहीं कर रही है। तो वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो वो शेर सोचता है कि चलो ये गुफा इसका आह्वान नहीं कर रही है तो मैं इसका आह्वान कर देता हूं, मैं इसको जो है इसका सम्मान कर देता हूं, शियार का, गीदड़ का। तो वो जोर से दहाड़ता है शेर उस गुफा के अंतर्गत, और गुफा में दहाड़ने से वो गुफा, और अपने को पता है कि जो कोई भी हम पहाड़ पर या ऐसा कोई घर जो हो या ऐसा कोई बंद कमरा जिसके अंतर्गत हम बोलते हैं तो विज्ञान के नियम के अनुसार वो प्रतिध्वनि के रूप में वापस टकराती है, तो वो शेर की दहाड़ तो इतनी तेज होती है। उसके साथ में वो गुफा में और दहाड़ा, गुफा में और चिल्लाया जोर से वो शेर, तो वो गुफा और जोर से जो है उसकी आवाज 4 गुना उसकी होगी, और 4 गुना आवाज होने के कारण से जो आसपास में जो जीव जनावर या जो भी जीव जंतु थे या जो भी जानवर थे वो वहां से भागकर खड़े हो गए। और वो क्या कहते हैं, उसको भी पता चल गया शियार को कि शेर वास्तव में अंदर बैठा, तो वो भी भाग करके वहां से चला जाता। और इस पाठ में यही बताया गया है कि बुद्धिमानी से काम लिया जा सकता है। अगर वो शियार वास्तव में अंदर जाता तो शेर उसको खा सकता था। और श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि बिल की आवाज या गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने बहुत मनोरंजक तरीके से या मनोरंजन करते हुए, जिसमें बोरियत भी नहीं हो और संदेश भी मिल जाए, नीति की बातें भी मिल जाए, कुछ समझदारी आ जाए और मनोरंजन भी हो जाए, ऐसी कहानियों का सार पंचतंत्र है, जिसकी एक कहानी हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने कहानी का आपको एक सारांश बताया, आज पंचतंत्र के बारे में बताया, विष्णु शर्मा के बारे में बताया। तो अब इस पाठ, ये गद्यांश है, तो इस गद्यांश का हम एक क्या कहते हैं, गद्यांश का हम हिंदी अनुवाद